मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखा रही हैं, अपना शक्ति दिखा रही हैं, अपना दमखम दिखा रही हैं। अब बारी राजनीतिक क्षेत्र की है। आशा वर्कर की मैं बात करूं तो लगातार सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए संघर्षरत हैं और अपनी लड़ाई लड़ती रहती हैं। हमारे कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसमें आशा वर्कर काफ़ी मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं, लेकिन आज वही आशा वर्कर अपना राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी राजनीतिक विजन की बात रखने के लिए जंतर मंतर पे आई हैं। वो अब आशा वर्कर के ऑरा से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना दमखम दिखाने की कुव्वत रखती हैं और दिखा भी रही हैं। ऐसी एक आशा वर्कर हमारे साथ हैं जो राजनीतिक रूप से भी एक अच्छे पद पर हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या नाम है इनका और किस पद पर हैं और क्यों जंतर मंतर इनको आना पड़ा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनीता है और मैं पंच के पद पे रही हूँ। और जो है हम इसलिए जंतर मंतर पर आए हैं कि महिलाओं की जगह केवल घर पर नहीं होती। देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको निर्णय में शामिल होना चाहिए, चाहे वो गांव की पंचायतें हो, चाहे वो विधानसभाएं हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो। हमारा भी अधिकार है, हमें बराबर का नागरिक माना जाना चाहिए। हरियाणा के अंदर जो है अभी आशा वर्करों ने चुनाव लड़ा तो हरियाणा की सरकार को बेचैनी हुई। सरकार नहीं चाहती थी कि हम चुनाव लड़े, सरकार का कोई मूड नहीं था। सरकार ने हमारे खिलाफ जो है पत्र जारी किया। अच्छा। जिन आशाओं ने लड़ी थी चुनाव, उन आशाओं को हटाना शुरू कर दिया। हमारी आशाएं ब्लॉक समिति की मेंबर भी है, सरपंच भी है और पंच भी है। अच्छा। और ये हमारा अधिकार है। केंद्र की क्यों हटाया भाई चुनाव लड़ना? आशा वर्कर तुम सरकारी मान्यता तो देते नहीं हो आशा वर्कर को, मानदेय देने में इतना दुख होता है तुमको। अगर वो प्रतिनिधित्व कर रही है, वो तुम्हारी योजना ले जा सकती है तो वो उनका नेतृत्व भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए सरकार ने जो है जानबूझ के हमें हटाया। सरकार ने कहा कि आपके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं जनता को, वो एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। वो जरूरी सुविधाएं हैं, वो प्रभावित होंगी और आप दो जगह से सरकारी मानदेय नहीं ले सकती। अच्छा। एक बार तो बोल गई हमारी सरकार के एसेंशियल सर्विसेज है। मैंने सरकार को कहा अगर एसेंशियल है तो हमें पक्का बनाओ। सही बात है, मान रहे हो आपके पक्का है, और अगर हमारे को पक्का कर दो। फिर सरकार जो है यूटर्न ले गई। सरकार ने कहा नहीं, आप दो जगह से मानदेय नहीं ले सकते, दो विभागों से, पंचायती विभाग से और आप हेल्थ विभाग से, दो जगह से नहीं ले सकते। मैंने उसका भी जवाब दिया। मैंने अपना मानदेय मैंने बंद कर दिया, अपना मानदेय नहीं लूंगी मैं। मुझे जो है मैं दोनों ही सेवा के काम है, राजनीति भी सेवा का काम है और जो है ये आशा का काम भी सेवा का है। मैं किसी एक जगह से मानदेय ले लूंगी। मैंने आशा का मानदेय लिया और मैंने उस मानदेय को बंद कर दिया। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें, वो तो पास हो चुका है ऑलरेडी, तो ऐसा उसमें क्या है जो आप कहना चाह रहे हैं? क्या इम्प्लीमेंटेशन की बात कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो सरकार कर रही है ना, अब इन्होंने दे दिया 33% आरक्षण। अभी तो विधानसभाओं में जो पहले 543 सीटें हैं हमारी, उनमें तो नहीं मिला हमें। पहले तो जो सीटें हैं वर्तमान के अंदर अभी, पहले तो हमें उसमें मिले और फिर आगे की बात हो। जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि डीलिमिटेशन के बाद ही रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा। 2/3 मेजोरिटी के साथ सारी पार्टियों ने एग्री किया था। तो आपको अब उस समय आपने क्या इस बात को नहीं उठाया था मुखरता? हमने तब भी मुखरता से उठाया था। और जो है हम ये कह सकते हैं कि सारी ही पार्टियां जो है इस पे ज्यादातर, मैं सारी नहीं कहूंगी, ज्यादातर पार्टियां जो है वो नहीं चाहती कि महिलाएं बराबरी में आए। अच्छा। वो महिलाओं को बराबरी में देखना पसंद नहीं करती, लेकिन आधी आबादी है महिलाएं मजबूरी के वश वो जो है इनको लेने की वो रखते हैं हिम्मत के भाई हम मजबूरी में हम ले रहे हैं। दिखाते नहीं ऐसा, लेकिन समझ यही है उनकी, जो है समझ यही है पार्टियों की कि भाई हमारी मजबूरी है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि 543 के अंदर और डिलिमिटेशन के बाद 800 साढ़े 800 सीटें हो जाएंगी, तब तो उसमें तो ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी महिलाओं की। तो आप 543, क्योंकि अब डिलिमिटेशन तो होना ही है, जनगणना भी शुरू हो ही गई है, गिनतियां हो रही हैं मकानों की, तो कैसे आप मान रहे हैं कि भाई आपकी बात
ऐसा क्या है कि 543 के लिए देखिए, मांग मैं रहे हैं? आपको एक उदाहरण देती हूँ। हाँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं। हाँ। मैं अपने एक बच्चे को तो कहूँ कि आप तो आज जूस पी लो, हाँ। और अपनी बेटी को ये कह दूं मैं कि बेटा तू 10 दिन बाद पी लियो, हाँ। तू 5 साल बाद पी लियो। ये तो कोई ठीक नहीं, ये तो न्याय की बात नहीं। भाई जो है वो बराबरी मिलना चाहिए। और हम तो लगातार मांग करते आए हैं कि सरकार हमें जो है उसमें 33% दे। हाँ। बराबर है ना हमारी जनसंख्या तो, और जनसंख्या बराबर होने के बाद भी 33% मिला है। हाँ। वो भी पूरा नहीं मिला है। हाँ। और जो मिला हुआ है उसकी क्या गारंटी है? उसपे भी तो पुरुषों ने जो है अधिकार स्थापित कर रखा है अपना। कैसे? जैसे अब मैंने बात की अलग अलग देश में, हाँ। अलग अलग राज्यों में नाम तो महिलाओं का है। हाँ। मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, नाम तो महिलाओं का है। हाँ। सरकार ढिंडोरा पीटती है, 33% दे दिया। हाँ। मेरा अपना अनुभव है, महिला सरपंच है। हाँ। और प्रधान कहते हैं, सरपंच कहते हैं पति को। हाँ, एक- और मीटिंग में आ जाते हैं पति। एक वेब सीरीज भी आई थी पंचायत, जी। जिसमें देखा गया था कि कैसे पति अपनी पत्नी को जिता देता है। लेकिन क्या दिक्कत है, एक बात बताइए मुझे, पति का नाम लेने में भी क्या दिक्कत है? अगर उसका राजनीतिक महत्व है, पति की अपनी राजनीतिक पहचान है और वो महिला को भी मिल रही है, आप पार्टी का नाम लगा सकते हो पीछे, पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि उससे भी तो आपको शक्ति मिलती है। आप किसी आइडियोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हो तो पति में क्या दिक्कत है? किसी महापुरुष का नाम इस्तेमाल करते तो पति का भी सही है, क्या दिक्कत है? देखिए, पति का नाम से दिक्कत नहीं है। हाँ। बात ये है कि उसको जो है जिस तरीके से उससे अधिकार छीना जाता है, अच्छा। उसको फैसला नहीं लेने दिया जाता। नाम तो चले पत्नी और पति का नाम साथ साथ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पति साथ में बैठे ये कहे कि फैसला ये सरपंच है, ये लेगी, फैसला वहाँ पति लेते हैं। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रही हैं, लेकिन एक सवाल मेरा और, आप जब पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर होती हैं किसी की और आप चुनाव जीतती हैं MP का या MLA का, तो पार्टी कहती है कि भाई अब मेरी आइडियोलॉजी को आप फॉलो करोगे, मैं व्हिप जारी करूंगी, आपको संसद में ऐसे बोलना है वरना आपकी सदस्यता गई। तो जैसे पति चला रहा है वैसे तो पार्टी भी चलाती है लोगों को, तो क्या फिर तो स्वतंत्रता तो है ही नहीं। या पार्टी के गुलाम हो जाओ, पति के गुलाम, गुलामी तो हर जगह है। लेकिन जिससे आप कुछ ले रहे हो, जिसके नाम पर टिकट आ रही है, जिसके नाम पे वोट आ रहा है, उसको इनडायरेक्टली अगर उसको बेनिफिट दे दिया जाए तो दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी समझ से मैं बता रही हूँ। जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट है। जो पति के बल पे आई है वो तो पति का लगाएगी। बिल्कुल। और देखिए, मेरी ये समझ है, मैं तमाम महिलाओं से भी ये कहना चाहूंगी, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे परिवार हो, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। और उसकी अपनी राय है, उसकी अपनी समझ है। और एक महिला से बेहतर किसी भी पार्टी को, किसी भी परिवार को समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका महिला ज्यादा अदा करेगी। और उसकी जो राय है उसको ऐसी महिलाएं कब निकल के आएंगी? क्योंकि इस रिजर्वेशन के बाद भी वही महिलाएं निकल के आएंगी जिनके पति पहले से राजनीति में थे, पति का सहारा लेके, उसका नेटवर्क का इस्तेमाल करके, उसके पैसे का, पावर का इस्तेमाल करके वो आ जाती है। ये आशा वर्कर तो पति पे डिपेंडेंट नहीं है। ये आशा वर्कर जैसी महिलाएं कब राजनीति में आगे आएंगी, जो खुद से घर संभाल रही थी? क्योंकि बाकी जो नेता की बीवी नेता बनेगी वो अलग विषय है, लेकिन आशा वर्कर नेता बनेगी, उस पर तो सरकार भी आपके खिलाफ हो रही है, सब लोग खिलाफ हो रहे हैं। देखिए, जब हमने सरकार को जवाब दे दिया, बता दिया सरकार को कि हमने पक्का मान लो, हम पक्के हो जाएंगे, हम नहीं करेंगे राजनीति। और जब राजनीति को सरकार कहती है, पार्टियां कहती है सेवा है, भाई सेवा आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हो। जड़ हिला दोगे, क्योंकि आज तक तो वो आपका इस्तेमाल कर रही थी, अब आप नेतागिरी करोगे, अब नेतागिरी करोगे तो फिर कैसे? हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा जी। हमें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मैं तो तमाम महिलाओं को ये कहती हूँ जो शिक्षित हैं, आज लड़कियां, महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये तो महिलाओं का संघर्ष है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं और ये जो है बढ़ रहा है तेजी से। महिलाएं अपने अधिकारों को हासिल करेंगी, लेकिन जो है उसमें थोड़ा समय लगेगा, बहुत लंबा नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा। अभी वहाँ पे नहीं पहुँची है। एक IAS महिला भी आज जो है, उनका भी ये प्रॉब्लम है कि उनको परिवार की प्राथमिकता दी जाती है, देश की समझाया जाता है ये पैदाइशी है। पैदा होने से पहले ही ये माना जाता है कि महिला जो है, बेटी तो घर की जिम्मेदारी मुख्य है, वो हमारे जीन्स में है। हम सदियों पुराना है, इससे हम संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़े हैं और भी आगे बढ़ेंगे। ये जो देश की कहते हैं सबसे बड़ी पंचायत है, जिसे लोकसभा कहते हैं, इसमें आप क्या देखती है कि आशा वर्कर क्या इसके अंदर प्रवेश कर सकती है? क्योंकि आशा वर्कर के पास तो ऐसी होती है कि वो अपने ही ताकत से बढ़ती है आगे, पति के नाम से तो बढ़ती नहीं है। और फिर वो अगर राजनीति में बढ़ रही है, प्रधान बन रही है, तो क्या
ऊंची उड़ान का सपना है, बड़ी उड़ान का सपना है? देखिए पक्का है हमारा, ऐसा नहीं है कि हम जो है ऊंची उड़ान का सपना नहीं है हमारा। हम जो है इस समाज की जो ये व्यवस्था है, समाज है जो, इस व्यवस्था को हम समझ रहे हैं और जो इस व्यवस्था को समझ जाएगा और इस व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष करेगा, उसमें संघर्ष में समय तो लगेगा, लेकिन जो है ये पक्के तौर पे होगा कि हम बिना किसी के गुलाम बने, गुलामी स्वीकार नहीं किसी की भी नहीं, आजाद है, आजाद है, बिल्कुल आजाद सोच, आजाद सोच है, अपनी राय रखेंगे। जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं महिलाओं की, उनके लिए संघर्ष करना है। लेकिन प्रभावित तो होती है, आजाद सोच होगी, भी बिल्कुल होगी, आपकी भी विचार कहीं ना कहीं से प्रभावित इसीलिए तो हमारे जैसी महिलाएं जो किसी छोटे मोटे विभाग में छोटी मोटी नौकरियां करती हैं, वो प्रभावित होती हैं, उनको दबाया जाता है, इसीलिए तो वो विधानसभाओं में और उनमें नहीं पहुंच सकती, उनका इस्तेमाल होता है। मैं तो तमाम उन जो महिलाएं पड़ी हुई है, आप कह रहे हो, और जो गुलाम है वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर। और ये जिसको जितना दबाया जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, वो जो है दुगने आवेश से वो उभर के आएगा, वो पलट देगा। अब महिलाओं को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं। अच्छा, ये जो डिलिमिटेशन है, इससे क्या क्या नुकसान देख रही हैं आप? एक तो आप कह रही हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई सीटें बढ़ेंगी महिलाओं की अगर डिलिमिटेशन के बाद मिले, क्योंकि डिलिमिटेशन भी होने ही वाला है। जैसा जैसा सरकार ने तोड़ फोड़ मचाई है, अपना 2/3 मेजोरिटी की तरफ वो बढ़ी गए, साम दाम दंड भेद कर वो करा ही लेंगे वो उसको। तो क्या लगता है कि आप सड़कों पर उतर के, जैसे कि कॉकरोच अभी उतरे सड़कों पर, क्या महिलाएं भी डिलिमिटेशन के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कर सकती हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, डिलिमिटेशन के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन होगा ये कहा जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको समझ गई हैं जो बहुमत लड़कियां हैं, वो समझ गई हैं। जो नई हमारी पीढ़ी है उसको जो है समझ आ रहा है, और ये अभी नहीं तो 2-4 साल के बाद, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, आंदोलन तो होगा, आंदोलन होगा। लेकिन जो व्यवस्था है, इस पे मैं एक और बात साथ में कह रही हूँ, अगर इनको और ज्यादा दबाया गया तो जैसी हमारी समाज की बनावट है ना, ये समाज की जो बनावट है ये बिल्कुल पलट जाएगी। वरना तो हमारे जो पुरुषवादी जो समझ है, उस पुरुषवादी समझ को, ये विचार को ये समझना होगा, ये मानना होगा कि महिलाओं को बराबरी में लेके आए हर जगह पे। नहीं लेके आएंगे तो वो उनको पछाड़ेंगे। तो सारी राजनीतिक पार्टियों को मतलब वो इस महिलाओं को अधिकार दिलाने में आपको लगता है असफल हो गई? अब जनता खुद, महिलाएं खुद सड़कों पर उतरेंगी और अपना हक लेके रहेंगी? जी बिल्कुल, ये आज का हमारा प्रोटेस्ट है, और महिलाएं जितने आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकार महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है, उस तरीके से अब, और परिवार भी मैं इसमें साथ में ऐड कर रही हूँ, जिस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल की चीज समझा जा रहा है वो बदलेगा, और अब जो है अपने हर अधिकार के लिए महिलाएं सड़कों पे उतरेंगी और अपने हक अधिकार को समझ के इन लड़ाइयों को, इन संघर्षों को मजबूत करेंगी। जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फैसले सड़कों पर होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक हमने एग्जाम्पल देख लिया कि धर्मेंद्र प्रधान को किस तरीके से जाना पड़ा जब जनता सड़कों पर उतर आई, युवा सड़कों पर उतर आए। लेकिन अब महिलाएं भी कह रही हैं कि जो देश की नीति है उसे सिर्फ बैठे हुए सदन में बैठे हुए एमपी तय नहीं करेंगे, क्योंकि एमपी तो बिक जाते हैं, एमपी तो टूट जाते हैं। ये देश की जनता अब ये तय कर रही है कि भाई उसको रिजर्वेशन चाहिए, महिला रिजर्वेशन, तो किन शर्तों पर चाहिए, कैसे चाहिए, आशा वर्कर तय करने की बात कर रहे हैं, बहुत लोग तय करने की बात कर रहे हैं और बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।